गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रीति अमेटा, SGG गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑक्सीकरण अपचयन वाला चैप्टर अपना चल रहा था। दिस इज़ वीडियो 20th, जिसमें अपन विद्युत अपघटनी अपचयन के बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था तत्वों का निष्कर्षण के जो सिद्धांत होते हैं वो अपन ने देखे थे। इसमें अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन या विद्युत अपघटनी अपचयन। देखिए, फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि इस विधि में आयनिक यौगिकों को पहले आयनित किया जाता है। विद्युत अपघटन में क्या किया जाता है कि इस विधि में आयनिक यौगिकों को सबसे पहले आयनित करेंगे, फिर कैथोड पर अपचयन होगा। इलेक्ट्रॉन सबसे प्रबलतम संभावित अपचायक है, अतः यह सबसे बढ़िया विधि है जिसके अंदर शुद्ध रूप में अपन किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी मेटल को प्योर फॉर्म में अपन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ये थोड़ी महंगी पड़ती है। अतः इसके विभिन्न प्रकार के रास्ते दूसरे ढूंढे गए, जिसके कारण कि यह अपने को शुद्ध पदार्थ भी मिल जाए और ये जो है प्रोसेस भी थोड़ा इकोनॉमिक पड़ जाए ना। पहला है जलीय विलयन। यदि किसी उत्पाद से जल क्रिया नहीं करता है तो जलीय विलयन में विद्युत अपघटन आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से कॉपर तथा जिंक को प्राप्त कर लेते हैं। नोड कैथोड लगाएंगे और उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड के ऊपर मेटल को कलेक्ट कर लिया जाता है। इस तरह से जलीय विलयन में विद्युत अपघटन इजीली पास हो जाता है, उसमें करंट प्रवाहित करते हैं और इस तरह से विद्युत अपघटन के बारे में आपने पहले पढ़ रखा है। पुरानी मतलब 9th-10th क्लास में ही पढ़ लिया था, तब उसमें आपने देख रखा होगा विद्युत अपघटन में किस तरह से प्रोसेस होता है। नाउ नेक्स्ट देखिए, दूसरे विलायकों में जलीय विलयन में जो सेपरेट हो जाते हैं प्रोडक्ट, उनको तो अपन जलीय विलयन से ले लेते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो कि विलयन में घुलनशील होते हैं, अलग नहीं हो सकते, पानी से रिएक्ट कर जाते हैं। इसके लिए उनको क्या किया जाता है, इस तरह के विलायक दूसरे विलायकों में काम में लिया जाता है, जिससे कि वो जल से क्रिया नहीं करे और निर्जलीय विलायकों में उसका विद्युत अपघटन कर लिया जाता है। जैसे एक उदाहरण है, फ्लोरीन जल के साथ तीव्रता से विस्फोट क्रिया करता है, परंतु इसे निर्जलीय HF में विलेय KHF2 का विद्युत अपघटन कर प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्लोरीन इसमें जैसे HF के अंदर KHF2 सपोज मिला हुआ है, तो उसका विद्युत अपघटन करेंगे तो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लोरीन आकर के डिपॉजिट हो जाएगी। इस तरह से अपन फ्लोरीन कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी खामियां ये है कि पहली बात तो HF बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, संक्षारक होता है, और दूसरी बात कि इसमें कैथोड से निकलने वाली जो हाइड्रोजन को एनोड से निकलने वाली फ्लोरीन से पृथक नहीं किया जा सकता। नहीं तो विस्फोट, पृथक रखना ज़रूरी होता है पर इसमें इतना इजी नहीं है उसको रखना, अतः विस्फोट होने के चांसेस होते हैं। और अभिक्रिया को जल से भी दूर रखना पड़ता है, वरना इसमें जल भी यदि चला जाता है तो अगेन विस्फोट होने के चांसेस होते हैं, रिएक्शन हो जाती है। तो ये इतना ज़्यादा कन्वीनियंट प्रोसेस नहीं है ना। तीसरा है फ्यूज्ड स्टेट, यानी संगलित अवस्था में वे तत्व जो जल से क्रिया कर लेते हैं उनको संगलित लवणों के विद्युत अपघटन से निष्कर्षित किया जाता है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए आप कि वे तत्व जो कि जल से तो क्रिया कर लिया उन्होंने, यानी कि गलित लवण बहुत संक्षारक होते हैं। गलित जो लवण होते हैं बहुत ज़्यादा संक्षारक होते हैं तथा इन्हें विद्युत अपघटन में बहुत उच्च ताप की आवश्यकता होती है। संगलित NaCl के विद्युत अपघटन से सोडियम तथा क्लोरीन को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे लवण है, पानी के अंदर मिला हुआ है NaCl, यदि अपन ने घोल रखा है तो उसका यदि अपन विद्युत अपघटन करेंगे तो सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि में गलनांक 803 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने के लिए 2/3 मात्र कैल्शियम क्लोराइड मिलाना पड़ता है। इससे गलनांक 505 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसी प्रकार Al2O3 तथा क्रायोलाइट Na3AlF6 के मिश्रण का विद्युत अपघटन करने पर एल्यूमिनियम मिल जाता है। यानी कि लवण पानी में घुल जाते हैं, लवण को पानी में घोल करके उसमें विद्युत अपघटन किया जाता है। गलनांक यदि किसी का बहुत ज़्यादा है तो उसको कोई एक मीडिएटर मिला करके उसको कम कर दिया जाता है और उसमें से आप मेटल को अलग से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन होते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, निष्कर्षण प्रक्रम को प्रभावित करने वाले कारक। क्या कौन कौन से कारक है जो कि निष्कर्षण प्रक्रम को प्रभावित करते हैं। किसी तत्व के निष्कर्षण प्रक्रम को
औद्योगिक रूप से उपयोगी बनाना कई कारकों पर निर्भर करता है। पहला, तत्व के मुक्त अवस्था में अस्तित्व पर, क्योंकि औद्योगिक रूप में तो इसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्शन पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है, तत्व के मुक्त अवस्था में अस्तित्व, यानी कि वो स्टेबल होना चाहिए। जब अपन ने उसको ले लिया है तो वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो एनवायरनमेंट में किसी से रिएक्शन करके और चेंज हो जाए। जब तक माल की सप्लाई होगी तब तक वो चेंज हो जाएगा। अतः वो उसका अस्तित्व होना चाहिए किसी भी यौगिक के ऊष्मीय स्थायित्व पर, और उसका टेम्परेचर भी, हाई टेम्परेचर पे भी वो स्टेबल होना चाहिए। तीसरा, यदि तत्व का आयनिक यौगिक बन सकता है तथा यह जल में स्थायी है तो इस प्रकार के तत्वों को इनके यौगिक के विलयन में विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनसे ऊपर आने वाले सस्ते तत्व से विस्थापित कर प्राप्त किया जा सकता है। उसका आयनिक यौगिक तो बन जाएगा, जल में भी वो स्थायी है, तो इसको यदि विस्थापित करके अपन विद्युत रासायनिक श्रेणी से ऊपर वाले से चेंज कर सकते हैं तो वो इजीली चेंज हो जाएगा, जिसके कारण ये बहुत आराम से आपको औद्योगिक रूप में काम में आ सकता है। यदि तत्व सल्फाइड या ऑक्साइड अयस्क के रूप में है तो इनका अपचयन कार्बन द्वारा सस्ते में किया जा सकता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम द्वारा अपचयित किया जा सकता है। और जबकि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम जो है ये थोड़ी सी महंगी विधि है, लेकिन कार्बन के द्वारा इसको बड़ा मतलब इकोनॉमिक वे में इसको अपचयन कर लेते हैं। यदि उपरोक्त सभी विधियाँ उपयोगी नहीं हैं तो आयनिक यौगिकों का विद्युत अपघटन किया जा सकता है। यदि तत्व जल में स्थायी है तो जलीय विलयन में विद्युत अपघटन सबसे सस्ता और सुगम होता है। ये सारे निष्कर्षण प्रक्रम हैं जिनको प्रभावित करने वाले डिफरेंट टाइप के कारक हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक अपचयन। नाउ नेक्स्ट अब आपके है कि इलिंगम चित्र तथा तत्वों का निष्कर्षण। तत्वों के निष्कर्षण के एलिंगम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चित्र बनाया इस तरह से कि किसको किस निष्कर्षण किस तरह से इजीली किया जा सकता है, किसको किस विधि के द्वारा करने की कोशिश की गई है। इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखिए आप, जलीय विलयन में होने वाले अभिक्रियाओं के अध्ययन में फ्रोस्ट चित्र बहुत उपयोगी हैं, लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया का महत्वपूर्ण प्रकार तत्वों के यौगिक का शुद्ध तत्व में अपचयन भी है। यह अभिक्रिया ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रावस्थाओं में होती है। सामान्य कमरे के ताप पर अधिकांश तत्वों के ऑक्साइड धातु की तुलना में ऊष्मागतिकीय रूप से स्थायी होते हैं। यानी कि रूम टेम्परेचर पे अपन देखेंगे तो कोई भी तत्वों के जो ऑक्साइड है, धात्विक तत्वों के जो ऑक्साइड है, वो उसके ऊष्मागतिकीय रूप से ज़्यादा स्थायी होते हैं। जैसे कि नीचे दे रखा है एक रिएक्शन, Zn में क्या क्या है, जिंक धातु कमरे के ताप पर स्वतः ही जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। हालांकि यह अभिक्रिया धीमी गति से होती है, लेकिन होती है। Zn प्लस ऑक्सीजन गिव्स ट्वाइस ZnO। इसमें डेल्टा जी 298 है, -636 किलो जूल मोल है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये जो गिब्स इक्वेशन पढ़ी थी अपन ने, उसके द्वारा निकाला जा सकता है कि डेल्टा जी इसकी कितनी है, 298 केल्विन। इससे हम यह जान सकते हैं कि कौन सा कारक है जो अभिक्रिया के स्वतः होने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि अभिक्रिया में गैस के मोलों की संख्या 1 से 0 हो रही है। गैस के मोल कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, पहले 1 था फिर 0 हो रहा है। एंट्रोपी में परिवर्तन ऋणात्मक होगा, क्योंकि 1 से 0 की तरफ जा रहा है तो एंट्रोपी नेगेटिव हो गई। अतः इस अभिक्रिया को संचालित करने वाला बल एंथैल्पी है। एंट्रोपी यदि निगेटिव होती है तो अपन किसकी तरफ जाते हैं, एंथैल्पी की तरफ जाते हैं। ऊष्मागतिकीय सारणी देखने पर पता चलता है कि जिंक ऑक्साइड के बनने की एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक होता है। अतः ऑक्सीकरण की क्रिया ऊष्माक्षेपी है। ऑक्सीकरण कैसा हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी, यानी कि Zn से यदि ZnO में वो कन्वर्ट हो रहा है तो ऊष्माक्षेपी माने ऊष्मा इसमें निकलती है। अतः ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। एंट्रोपी के जो व्यंजक है वो कौन कौन से हैं, टी डेल्टा एस हैं। टी डेल्टा एस डिग्री में यह ताप केल्विन के साथ जुड़ी है। अतः ताप बढ़ाने के साथ साथ डेल्टा जी का मान कम से कम ऋणात्मक होता चला जाएगा। अंत में काफ़ी उच्च ताप पर डेल्टा जी का मान 0 हो जाता है। इससे ऊपर ताप पर इसका मान धनात्मक हो जाएगा।
दूसरे शब्दों में विपरीत प्रक्रम अर्थात ZnO का जिंक में अपचयन स्वतः हो जाता है। चित्र 3.7 में ऑक्सीजन के प्रतिलोम मुक्त ऊर्जा तथा सेल्सियस में ताप के विरुद्ध आलेख, ये जानकारी आपको दिख रहा है। देखिए दो ग्राफ में क्या लिया गया है, एक तरफ तो तापक्रम लिया गया है और दूसरी तरफ डेल्टा जी ले रखी है किलो जूल मोल में। Zn ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ZnO बन जाता है, ट्वाइस ZnO। ये तो क्या हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे हो रहा है और ऑटोमेटिक हो रहा है, यानी कि इसमें ऊष्मा निकल रही है। आलेख का ढाल जिंक के गलनांक के बाद थोड़ा सा स्टीप होता है। ये देखो जिंक के गलनांक के साथ धीरे 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 आलेख कैसा होता जा रहा है, और ज़्यादा स्टीप माने ढाल उसका सीधा होता जा रहा है, तथा जिंक के क्वथनांक के बाद और अधिक हो जाता है। या तो ये गलनांक के बाद थोड़ा सा और इसका ढाल बढ़ा है, मतलब टेढ़ी ज़्यादा हुई है लाइन, और जब जिंक का गलनांक आया उसके बाद कौन सा है, जिंक के गलनांक के बाद तो और भी ज़्यादा, ये क्वथनांक के बाद और भी अधिक स्टीप यानी कि सीधा। एक्स एक्सिस जो चल रहा है उसके लगभग पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है। जिंक के गलनांक के ऊपर 1 मोल ऑक्सीजन तथा 2 मोल द्रव जिंक से 2 मोल ठोस जिंक ऑक्साइड बनता है। किसके ऊपर बनता है, जिंक के गलनांक के ऊपर 1 मोल ऑक्सीजन तथा 2 मोल द्रव जिंक से 2 मोल ठोस जिंक ऑक्साइड बनता है। जिंक के क्वथनांक के ऊपर 3 मोल गैस, पहले तो अपन ने गलनांक की बात कर ली, अब क्वथनांक के ऊपर 3 मोल गैस, 1 मोल ऑक्सीजन तथा 2 मोल जिंक से 2 मोल ठोस जिंक ऑक्साइड बनता है। अतः एंट्रोपी का मान कम होता है तथा यह कमी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है, जब T डेल्टा S0 का मान डेल्टा H0 से अधिक हो जाएगा। वास्तव में आवश्यक ताप का मान इतना अधिक है कि इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त करने का कोई वास्तविक औचित्य नहीं रह जाता है। इसके अलावा इसमें आप देखिए ग्राफ में मेनली ये क्या कहना चाह रहा है, जो अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी कि Zn से जब ZnO चेंज होता है तो इसमें से ऊष्माक्षेपी होता है। ऊष्माक्षेपी यानी कि अब अपने को क्या करना है कि ऑक्साइड से अपने को तो प्योर Zn लेना है। निष्कर्षण मतलब क्या होता है, प्योर एलिमेंट प्राप्त करना। जब अपन Zn से O से वापस ZnO प्राप्त, जैसे कि Zn अपन ने पढ़ा भी था फैक्टर्स अफेक्टिंग में कि स्थायित्व होना चाहिए उसका, तो इस तरह Zn को स्थायी रखने के लिए यदि अपन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ताप इधर का बढ़ाएंगे तो उसमें ऊष्माक्षेपी प्रकृति उसकी चेंज होगी और इधर हीट देने के बाद ये ZnO वापस Zn प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। ये ग्राफ ये शो करा कि इसमें कितनी अपने को टेम्परेचर देना पड़ेगा तब ये वापस अपने को ZnO मिलेगा। तो इसके लिए आप देखिए ये कह रहा है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि आप ताप देते हैं इसमें, तब T डेल्टा S डिग्री का मान डेल्टा H के बराबर होगा और वो ZnO में कन्वर्ट होगा गिब्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपने को एंथैल्पी उसमें इक्वल बढ़ानी पड़ेगी। इस कारण से अब अपन यदि देखते इस प्रक्रम को थोड़ा सा आप इमेजिन करेंगे तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अभिक्रिया के ताप को कम करने से पूर्व ऑक्सीजन तथा गैसीय जिंक का पृथक्करण भी आवश्यक है, नहीं तो पुनः विपरीत अभिक्रिया चालू हो जाएगी। इस तरह से वापस जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अतः इस समस्या का समाधान भी है। यह संभव है कि धनात्मक मुक्त ऊर्जा वाली अपचयन अभिक्रिया को किसी अन्य उच्च ऋणात्मक मुक्त ऊर्जा वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया से युग्मित करा दिया जाए, जिससे हमें सम्मिलित अभिक्रियाओं का कुल ऋणात्मक मुक्त ऊर्जा मिले। इसमें क्या है कि अपन जो इतनी ज़्यादा हीट इसमें निकल रही है, उस हीट को, इस रिएक्शन को किसी ऐसी रिएक्शन के साथ किया जाए जो कि इस हीट को काम में ले ले और इसके साथ युग्मित भी हो जाए, और युग्मित होकर के ये हीट ऊष्माक्षेपी जो ऋणात्मक में चेंज हो जाए और अपने को ऋणात्मक होने के कारण वो जो Zn है वो इजीली प्राप्त हो जाए। अब इसको ऋणात्मक मुक्त ऊर्जा वाली
ऑक्सीकरण अभिक्रिया से युग्मित कराने के लिए कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसको इसके साथ युग्मित कराया जाए कि अपने को Zn प्योर फॉर्म में मिल जाए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करे, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन इसके इलिंगम चित्र का जो अगला फॉर्म है, नेक्स्ट फॉर्म, उसको अपन देखेंगे। थैंक यू।